चलिए बाबा, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना रिवीजन विथ रेस्पेक्ट टू द चैप्टर ऑफ आईटीसी। यस सर, आईटीसी चैप्टर का सेक्शन नंबर 18 का रिवीजन करेंगे। सर प्रीवियसली आईटीसी चैप्टर का हमने सेक्शन नंबर 16 का रिवीजन किया था और सेक्शन नंबर 17 का भी कर लिया था। यस सर, अगर आपने रिवीजन वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। राइट सर, सेक्शन नंबर 16 क्या बताया? सेक्शन नंबर 16(1) बोला रजिस्टर्ड पर्सन को क्रेडिट मिलेगा। सेक्शन नंबर 16(2) बोला कंडीशन जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू विच आपको क्रेडिट मिलेगा। सेक्शन नंबर 16(3) बोला डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो आईटीसी नहीं मिलेगा टैक्स कंपोनेंट का। अगर आप आईटीसी लोगे तो डेप्रिसिएशन ऑफ टैक्स कंपोनेंट मत लीजिएगा। सेक्शन नंबर 16(4) बोलता है मैक्सिमम टाइम लिमिट टू टेक द क्रेडिट विथ रेस्पेक्ट टू इनवॉइस एंड डेबिट नोट होता है 20th ऑफ बेसिकली सितंबर मंथ का मंथली रिटर्न का ड्यू डेट या एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। सर सेक्शन नंबर 17(1) बोला अगर आपने कोई चीज बिजनेस पर्पस नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है तो आईटीसी रिलेटिंग टू बिजनेस पर्पस मिलेगा। अगर आपने सेक्शन नंबर 17(2) बोला अगर कोई चीज टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया है तो टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई रिलेटेड क्रेडिट मिलेगा। कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा? सेक्शन नंबर 17(6) में गवर्नमेंट ने बोला हम रूल प्रेस्क्राइब कर देंगे और गवर्नमेंट ने रूल नंबर 42 एंड 43 प्रेस्क्राइब किया है। सेक्शन नंबर 17(3) बोला एग्जाम सप्लाई का डेफिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ अपॉर्चनमेंट। सेक्शन नंबर 17(4) बोला बैंकिंग कंपनीज के लिए या तो रूल नंबर 42 43 लगा ले या रूल नंबर 38 जो बोलता है 50% क्रेडिट लो 50% भूल जाओ। उसके बाद सेक्शन नंबर 17(5) आया ब्लॉक क्रेडिट। अब आता है सेक्शन नंबर 18। चलिए रिवीजन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 होता है 18(1), 18(2), 18(3), 18(4), 18(5) एंड 18(6) 6 सबसेक्शंस है। एक सेक्शन नंबर 18(1) बोलता है 18(1)A B C D है। सेक्शन नंबर 18(1)A बोलता है अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन लिया है और बेसिकली आप अगर लायबल हो गए हो 30 दिनों में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाल दिया और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, वो वैलिड हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल। तो सर इस केस में जब आपने 30 दिनों में एप्लीकेशन देके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया है तो सर उसको रजिस्ट्रेशन को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाता है एज पर रूल नंबर 10 जो आपने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सीखा था। अब जब आपको यहां से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया तो सर यहां से जीएसटी चार्ज करोगे। इसके एक दिन पहले जो भी person shall be entitled to take ITC of input held in stock, semi-finished goods and finished goods held on the day immediately preceding the day you become liable। उसके एक दिन पहले जो भी आपका इनपुट्स है, इनपुट इन स्टॉक, इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स, इनपुट इन फिनिश गुड्स, उस पे जो भी जीएसटी दिया है उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। उसके बाद बी पॉइंट आता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का केस में ध्यान रखिएगा सर आपने अप्लाई किया, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन मिला, जिस दिन ग्रांट होता है उस दिन से आपको जीएसटी चार्ज करना है। तो 1 डे प्रायर जो भी इनपुट इन स्टॉक है, इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स है, फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन का एक दिन प्रायर से डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन का एक दिन पहले जो भी आपका इनपुट है उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। 18(1)C बोलता है अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर थे, आप नॉर्मल पर्सन बन गए हो, अंडर सेक्शन नंबर 9 जीएसटी पे कर रहे हो, तो 1 डे प्रायर जो भी आपका इनपुट था उस इनपुट इन स्टॉक, इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स, इनपुट इन फिनिश गुड्स का क्रेडिट तो मिल जाएगा। फ्रॉम द डेट ही बिकम्स लायबल टू पे सेक्शन नंबर 9 के अंडर टैक्स, उसका एक दिन पहले का इनपुट का क्रेडिट प्लस कैपिटल गुड्स का क्रेडिट भी मिल जाएगा। फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज बेसिकली आपको 5% जीएसटी रिड्यूस करना है। रिडक्शन करने के बाद 5% जीएसटी पर क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ रिड्यूस करते हुए कैपिटल गुड्स का क्रेडिट भी मिल जाएगा। अगर आप कर रहे थे एग्जाम सप्लाई एज ए रजिस्टर्ड पर्सन, जो आप एग्जाम सप्लाई कर रहे थे, अब एग्जाम सप्लाई आपका टैक्सेबल हो गया तो 18(1)D बोलता है जो भी एग्जाम सप्लाई रिलेटेड इनपुट था और कैपिटल गुड्स जो आपने खरीदे थे उसका क्रेडिट मिल जाएगा फ्रॉम द डेट योर गुड्स बिकम टैक्सेबल। सो जिस दिन से आपके गुड्स टैक्सेबल सप्लाई बन गए उसके एक दिन पहले का इनपुट इन स्टॉक, इनपुट इन सेमी फिनिश गुड, इनपुट इन फिनिश गुड्स का क्रेडिट मिल जाएगा। उसके साथ आपको ध्यान रखना है कैपिटल गुड्स का क्रेडिट भी मिलेगा 5% रिडक्शन पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ के साथ। ठीक है सर, उसके बाद एक बात याद रखिएगा अगर आपने सेक्शन नंबर 18(1)A में क्रेडिट चाहिए तो सर हमेशा याद रखिएगा आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिनों में अप्लाई कर देना है। अगर आपने 30 दिनों में अप्लाई नहीं किया है तो स्टॉक का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। बेसिकली जीएसटी आईटीसी 01 जो होता है जिसको फाइल करने से आपको स्टॉक का क्रेडिट मिलता है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 18(2) जब स्पेशल सर्कमस्टेंस की बात होती है 18(1)A B C D याद रखिएगा जब स्पेशल सर्कमस्टेंस की बात होती है जो भी क्रेडिट आपको मिलना है वो वही मिलेगा जो 1 ईयर ओल्ड इनवॉइसेस है। 1 ईयर से ज्यादा ओल्ड अगर कोई इनवॉइस है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। नो क्रेडिट फॉर इनवॉइसेस ओल्डर देन 1 ईयर, मतलब अप टू 1 ईयर ओल्ड मिल जाएगा उसका इनवॉइस का क्रेडिट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स। 1 ईयर से ज्यादा अगर कोई
इनवॉइस को हो गया है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। रूल नंबर 40 बोलता है मैनर ऑफ क्लेमिंग क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंस। 18(1) सी एंड डी का केस में याद रखिएगा कैपिटल गुड्स का क्रेडिट भी मिलता है 5% डिडक्शन के साथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। सर कैसे मिलेगा क्रेडिट? आपको विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग एलिजिबल एक डिक्लेरेशन फाइल करना है इन द जीएसटी आईटीसी 01 और सर डिक्लेरेशन जो है उसमें आपको क्लियरली बताना है कितना इनपुट्स, कितना कैपिटल गुड्स रिलेटेड, कितना क्रेडिट आपको मिलना चाहिए और अगर 2 लाख से ज्यादा का आप क्लेम कर रहे हो तो सीए सर्टिफाइड होना चाहिए। 18(1) सी एंड डी में जो आप क्लेम करते हो उसका गवर्नमेंट वेरिफिकेशन कर लेता है थ्रू द जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 4 विच वाज फाइल्ड बाय द सप्लायर। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सेक्शन नंबर 18(3) बात करता है कि सर अगर आपका चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, बेसिकली आपने अगर बिजनेस ट्रांसफर किया है किसी को, समझ लीजिए सेल हो गया, मर्जर हो गया, डीमर्जर हो गया, अमलगमेशन, लीज, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग डेथ, अगर आपका बिजनेस ट्रांसफर हो गया है तो सर आपका जो क्रेडिट है ई क्रेडिट लेजर में जो भी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है उसको आप ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर सकते हो। यस सर, उसके लिए आपको रूल नंबर 41 लगाना पड़ेगा। रूल नंबर 41 बोलता है आप फाइल कीजिए आईटीसी 02, सामने वाला ट्रांसफर एक्सेप्ट करेगा और क्रेडिट उसको ट्रांसफर हो जाएगा उसके ई क्रेडिट लेजर में। यस सर, ट्रांसफरी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस बाय रजिस्टर्ड पर्सन, ट्रांसफरी अंडर सेक्शन नंबर 22(3) रजिस्ट्रेशन लेता है। ट्रांसफरर ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए आईटीसी 02 फाइल करेगा, ट्रांसफरी एक्सेप्ट करेगा और उसको क्रेडिट मिल जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद बोला गया है अगर डीमर्जर का मामला है, एक बड़ा यूनिट से डीमर्ज होकर एक छोटा यूनिट बना है तो छोटा यूनिट को क्रेडिट ट्रांसफर होगा इन द रेशियो ऑफ द एसेट ऑफ द न्यू यूनिट। बेसिकली जो नया छोटा यूनिट है उसको जितने एसेट मिले हैं उतना रेशियो में बेसिकली क्रेडिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कोई टाइम लिमिट नहीं है डिक्लेरेशन फाइल करने का जो आईटीसी 02 है, लेकिन सीए और सीए स्क्वायर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। सर एक बात बताइए, सेम स्टेट में अगर एक व्यक्ति ने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया तो दोनों बन गए डिस्टिंक्ट पर्सन, 2 रजिस्ट्रेशन ले लिया तो इस रजिस्ट्रेशन से इस रजिस्ट्रेशन में क्या क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं? यस बाबा, एसेट रेशियो में ट्रांसफर कर दीजिए और आपको फाइल करना पड़ेगा आईटीसी 02 विद इन 30 डेज ऑफ गोइंग एड एंड टेकिंग ए सेपरेट रजिस्ट्रेशन। उसके बाद सेक्शन नंबर 18(4) आता है कि सर कॉम्पोजिशन पर्सन अगर टैक्सेबल पर्सन बनता है तो क्रेडिट मिलता है, अगर नॉर्मल पर्सन अगर कॉम्पोजिशन पर्सन बन जाएगा तो क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। अगर एग्जाम सप्लाई ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल सप्लाई बनता है तो आपने बोला था कि क्रेडिट मिलेगा, अगर सर उल्टा हो गया तो रिवर्स करना पड़ेगा। बस वही बोला है सेक्शन नंबर 18(4) रेड विथ रूल नंबर 44 कि पेमेंट ऑफ आईटीसी ऑन स्विचिंग टू कॉम्पोजिशन, नॉर्मल पर्सन कंपोजिशन बन गया या सर टैक्सेबल सप्लाईज एग्जाम सप्लाईज बन गए तो सर जो क्रेडिट है वो रिवर्स करना पड़ेगा। बेसिकली इनपुट इन स्टॉक, इनपुट इन सेमी फिनिश गुड, इनपुट इन फिनिश गुड, जब आप नॉर्मल पर्सन थे तो क्रेडिट लिया था, आप कंपोजिशन हो गए हो तो रिवर्स करना पड़ेगा। और सर पहले आपका सप्लाई टैक्सेबल था, एग्जाम सप्लाई हो गया है तो क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू इनपुट भी। कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट रिवर्स होगा, लेकिन कैपिटल गुड्स के लिए मंथली कैलकुलेशन होगा। आईटीसी जो आपने लिया था डिवाइडेड बाय 60 मंथ मल्टीप्लाइड बाय जो रिमेनिंग लाइफ है, जब आप अंडर कॉम्पोजिशन आ रहे हो, जब आप अंडर कंपोजिशन आ रहे हो या आपकी सप्लाईज एग्जाम सप्लाई हो गई है तो सर उस टाइम रिलेटेड क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। याद रखिएगा हमेशा कि सर अगर मैं कंपोजिशन था और नॉर्मल पर्सन बन गया तो मुझे क्रेडिट मिलता है, अगर उल्टा हो गया नॉर्मल पर्सन कंपोजिशन पर्सन बन गया तो जो आईटीसी था उसको रिवर्स करना पड़ेगा। यह सेक्शन नंबर 18(4) बोलता है। उसके बाद सर अगर मैं एग्जाम सप्लाई कर रहा था, अब मेरा एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई हो गया है तो मुझे क्रेडिट मिलता है, अगर टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई हो गया तो सर क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है, आईटीसी रिवर्स होता है। तो इन्हीं 2 सिचुएशन का बात कर रहा है कि सर जब नॉर्मल पर्सन कंपोजिशन बन गया हो या टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन एग्जाम सप्लाई बन गया तो इनपुट्स का क्रेडिट भी रिवर्स करेगा, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट रिवर्स करेगा ऑन मंथली कैलकुलेशन। यस सर, पॉइंट क्लियर है। अमाउंट ऑफ रिवर्सल सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी का सेपरेटली कैलकुलेट करेगा। सर अगर मेरे पास इनवॉइसेस अवेलेबल नहीं है तो क्रेडिट कैसे रिवर्स करूं? बेटा मार्केट प्राइस ऑन द डे ऑफ द इवेंट ले लेना और रिवर्सल कर देना। एस्टिमेट बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस, और जो आज का मार्केट प्राइस है उस पे जो जीएसटी एप्लीकेबल है बेसिकली उस अमाउंट को रिवर्स कर देना पड़ेगा। आपको फाइल करना पड़ेगा जीएसटी आईटीसी 03 और अमाउंट आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में रिवर्स मतलब आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। कोई टाइम लिमिट नहीं है डिक्लेरेशन फाइल करने का आईटीसी 03, लेकिन सीए सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपने एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स को यूज किया है, बेसिकली आपके पास इनवॉइस नहीं था और आपने फेयर मार्केट प्राइस
फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स यूज किया है तो उस समय सीए या सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट सर्टिफाई करेगा। सेक्शन नंबर 18(5) ज्ञान देता है, बोलता है रूल नंबर 40 एंड रूल नंबर 44 फॉलो कीजिएगा। ठीक है सर, कर लिया है। रूल नंबर 40 भी फॉलो किया है और रूल नंबर 44 रिवर्सल के लिए भी फॉलो किया है। उसके बाद सेक्शन नंबर 18(6) बोलता है कि सर अगर आपने सप्लाई किया है प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल गुड्स एंड प्लांट एंड मशीनरी, जिससे आपने आईटीसी लिया था तो आपको देना पड़ेगा टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, और आईटीसी जो आपने अवेल किया था -5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ विच एवर इज हायर आपको पे करना पड़ेगा। बेसिकली टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, सेल वैल्यू पे जो जीएसटी है, या फिर जो आईटीसी था -5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ आपको पे करना पड़ेगा विच एवर इज हायर। एक प्रोवाइजो है जो यहां पे बोलता है अगर रिफैक्ट्री ब्रेक्स, मोल्ड, डाई, जिग्स वगैरह जो स्क्रैप की तरह बेच रहे हो तो बस टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू दे देना, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 18 1A B C D स्पेशल सर्कमस्टेंस की बात किया। सेक्शन नंबर 18 2 बोला 1 ईयर ओल्ड इनवॉइसेस, 1 ईयर तक का इनवॉइसेस का क्रेडिट मिलेगा, मोर देन 1 ईयर ओल्ड इनवॉइसेस का क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 18(3) बोला कि सर अगर ट्रांसफर कर रहे हो बिजनेस आईटीसी 02 फाइल कीजिए और क्रेडिट भी ट्रांसफर कीजिए। सेक्शन नंबर 18(4) अगर नॉर्मल पर्सन कंपोजिशन बन जाता है या टैक्सेबल सप्लाईज एग्जाम सप्लाईज बन जाती है तो क्रेडिट रिवर्सल की बात करता है। सेक्शन नंबर 18(5) ज्ञान देता है कि रूल नंबर 40 एंड 44 फॉलो कीजिए। सेक्शन नंबर 18(6) बोलता है कि सर अगर जिस एसेट पे आपने क्रेडिट लिया था उस एसेट को बेच दिया, बेटा टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू या जो आईटीसी लिया था -5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ पे करना पड़ेगा। अब यहां पे 3 सर्कुलर्स है, जल्दी जल्दी बता देता हूं। सर समझ लीजिए अगर कोई डीमर्जर हुआ है, उसके लिए लोगों ने क्वेश्चन पूछा और गवर्नमेंट ने आंसर किया। लोगों ने पूछा कि सर जो आईटीसी अपॉर्शनमेंट करना है एसेट का, बेसिकली सुनिए, फॉर आईटीसी अपॉर्शनमेंट वैल्यू ऑफ द एसेट क्या लेंगे, मतलब सर अगर न्यू यूनिट है और यहां पे डीमर्ज्ड यूनिट है तो न्यू एसेट का रेशियो क्या हम स्टेट वाइज लेंगे या सर ऑल इंडिया बेसिस पे लेंगे। समझ लीजिए डीमर्जर हुआ है 2 स्टेट में, और समझ लीजिए एमपी और यूपी में, दोनों स्टेट में एक टाटा कंपनी का डीमर्जर हुआ है। एमपी में 60 करोड़ के एसेट से 30 करोड़ का एसेट ट्रांसफर हो गया, यूपी में 40 करोड़ के एसेट से 10 करोड़ का एसेट ट्रांसफर हुआ। यहां तो 50% एसेट ट्रांसफर हुआ, यहां 25% एसेट ट्रांसफर हुआ। ऑल इंडिया बेसिस पे देखो तो 40% एसेट ट्रांसफर हुआ। कौन सा रेशियो लेंगे? गवर्नमेंट ने बोला बेटा एमपी में अगर 50% एसेट ट्रांसफर हुआ है, एमपी में क्रेडिट 50% ट्रांसफर कर दो डीमर्ज यूनिट को। यूपी में अगर 25% एसेट ट्रांसफर हुए हैं तो यूपी में 25% क्रेडिट ट्रांसफर कर दो। तो हमेशा टू बी टेकन एट स्टेट लेवल, जो एसेट का रेशियो है वो स्टेट लेवल पे, दैट इज डिस्ट्रिक्ट पर्सन लेवल पे लेना है, ऑल इंडिया लेवल पे नहीं लेना। सर आईटीसी 02 कौन से स्टेट में फाइल करें? याद रखिएगा आईटीसी 02 उसी स्टेट में फाइल करना है जहां ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, जिसको क्रेडिट ट्रांसफर कर रहे हो, दोनों रजिस्टर्ड हैं। ठीक है सर। उसके बाद फॉर्मूला फॉर आईटीसी अपॉर्शनमेंट, आपने डीमर्जर करके बोला है कि रेशियो ऑफ एसेट डीमर्जर के टाइम पे लेना है। सर क्या ये सिर्फ डीमर्जर के लिए एप्लीकेबल है? तो गवर्नमेंट ने बोला कि रेशियो ऑफ एसेट आपको हर बिजनेस रिऑर्गेनाइजेशन में लगाना है जहां बेसिकली एक बिजनेस का एक टुकड़ा काट के अलग किया गया है। जब एक टुकड़ा काट के अलग किया गया है तो सर ये नया यूनिट, ये जो पुराना यूनिट है ये नया यूनिट है, नया यूनिट को जितना एसेट दिया उतना क्रेडिट भी ट्रांसफर कर देना उस रेशियो में। ठीक है सर। उसके बाद जो अपॉर्शनमेंट रेशियो होता है, सर क्या हर हेड को ले लगाएंगे? समझ लीजिए सीजीएसटी में एक व्यक्ति के पास 5 लाख है, एसजीएसटी में एक व्यक्ति के पास 5 लाख है, एंड आईजीएसटी के पास उसके पास 20 लाख रुपए है, 30 लाख रुपए है। समझ लीजिए 50% ट्रांसफर करना है तो क्या टोटल का 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं? यस बाबा, टोटल पे आपको अपॉर्शनमेंट रेशियो लगाना है। तो सर फिर कौन से हेड से 15 लाख ट्रांसफर होगा? जिससे करने का मन हो कर देना, चाहे सीजीएसटी से करना हो 5 लाख यहां से कर दे, 5 लाख यहां से, 5 लाख यहां से, ऐसे नहीं करना चल 15 लाख यहां से कर दे, जैसे मन है वैसे ट्रांसफर कर देना। इन्होंने बोला अपॉर्शनमेंट रेशियो आपको टोटल अनयूटिलाइज आईटीसी पे लगाना है, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ईच हेड। और एक बार आपने वो अमाउंट डिटरमाइन कर लिया तो आपकी लिबर्टी है किस हेड से ट्रांसफर करना है कर दीजिएगा। उसके बाद गवर्नमेंट को लोगों ने पूछा कि सर जब आईटीसी बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो सर हमको लेना पड़ता है आईटीसी बैलेंस, तो किस दिन का आईटीसी बैलेंस लेंगे? क्योंकि आईटीसी बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ एसेट लेना पड़ता है,
तब हमें पता चलता है कि कितना आईटीसी ट्रांसफर करना है। तो आईटीसी बैलेंस किस दिन का लेना है? गवर्नमेंट ने बोला जिस दिन आईटीसी 02 फाइल करोगे उस दिन का आईटीसी बैलेंस ले लीजिएगा। ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस, बेसिकली ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस जिस दिन आप आईटीसी 02 फाइल करते हो उस दिन का लीजिएगा। रेशियो ऑफ एसेट किस दिन का लेना है? तो लोगों गवर्नमेंट ने बोला जो अपॉइंटमेंट डेट ऑफ डीमर्जर होता है एज पर द डीमर्जर स्कीम, वो अपॉइंटमेंट डेट ऑफ डीमर्जर का रेशियो ऑफ एसेट लीजिएगा। आईटीसी बैलेंस आईटीसी 02 फाइल करने वाले दिन का, रेशियो ऑफ एसेट जो अपॉइंटमेंट डेट ऑफ डीमर्जर होता है। तो बेसिकली आईटीसी बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ एसेट, आप अमाउंट ट्रांसफर वही कर सकते हो। ठीक है सर, तो आईटीसी ट्रांसफर कितना करना है? ITC balance multiplied by ratio of asset, ITC balance on the date of filing ITC 02 and ratio of asset लेना है apportionment of date of demerger का। ठीक है सर, उसके बाद गवर्नमेंट को लोगों ने पूछा कि सर फ्री गिफ्ट एंड सैंपल के मामले में क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने बोला कि फ्री गिफ्ट और सैंपल के मामले में अगर फ्री गिफ्ट एंड सैंपल सप्लाई होता है तो आपको आईटीसी, अगर ये सप्लाई होता है तो आईटीसी मिल जाएगा, अगर सप्लाई नहीं होता तो आईटीसी नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, अगर फ्री गिफ्ट दिया है और वो सप्लाई है एज पर शेड्यूल 1 तो सर उसका आईटीसी मिल जाएगा, अगर शेड्यूल 1 के अंडर वो सप्लाई नहीं है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद लोगों ने पूछा बाई वन गेट वन में क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने बोला बाई वन गेट वन, ऐसा नहीं है कि सेकंड वन फ्री है और उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, नहीं। बाई वन गेट वन इज नथिंग अदर देन टू सप्लाइड एट द प्राइस ऑफ वन। पूरा आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स दोनों ही आइटम के लिए अवेलेबल रहेगा, एक के साथ एक फ्री, एक्चुअली फ्री नहीं है। इट इज लाइक टू सप्लाइड एट द प्राइस ऑफ वन, पूरा आईटीसी सब जो मैन्युफैक्चर है उसको अवेलेबल रहेगा। उसके बाद लोगों ने बोला सर अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं 10,000 का खरीदिए 10% डिस्काउंट, 20,000 का खरीदिए 20% डिस्काउंट, 30,000 का खरीदिए 30% डिस्काउंट, क्या होगा? गवर्नमेंट ने बोला सर सिंपल है, 10,000 पे आप 10% डिस्काउंट देते हुए उसको इनवॉइस में दिखाते हो तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई जो 9,000 है वही होगा और आपका इनपुट टैक्स रेट में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा का पूरा मिलेगा। बस इतना ही बोला है। गवर्नमेंट ने बोला बाय मोर सेव मोर हो या बाय वन गेट वन फ्री हो, आईटीसी विल बी अलाउड विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स। उसके बाद मोल्ड्स एंड डाई रिलेटेड एक सर्कुलर आया, लोगों ने बोला कि सर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के बीच में डील होता है। समझ लीजिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने बोला कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर आप मोल्ड खरीदिए, आप मुझे एक आइटम बना के दीजिए, और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर आइटम बना के देगा, समझ ले बोलता है 100 रुपए में। अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को अगर मोल्ड नहीं मिला तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने मोल्ड खरीदा और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को दे दिया। अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर जब कंपोनेंट बना के देगा तो सर याद रखिएगा, पहला बात तो मेरा जिम्मेदारी नहीं था मोल्ड खरीदने का, फिर भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर मतलब मैंने अगर मोल्ड खरीदा है तो मुझे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। जब मैंने उसे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है तो जो मोल्ड का अमोर्टाइज्ड अमाउंट होगा वो उसे ऐड करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में, उसका जो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ कंपोनेंट होगा उसमें अमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ मोल्ड ऐड होगा, क्योंकि मोल्ड खरीदने का जिम्मेदारी उसका था। इट वाज हिज ऑब्लिगेशन मेड बाय द सप्लायर का ऑब्लिगेशन मेड बाय द रिसिपिएंट, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सर अगर कॉन्ट्रैक्ट था फॉर सप्लाई ऑफ कंपोनेंट यूजिंग मोल्ड एंड डाई ऑफ द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, बट मैंने दे दिया ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने, तो अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ द मोल्ड एंड डाई टू बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट सप्लाइड बाय द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। फर्दर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को भी आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा बिकॉज इट इज नॉट कंसिडर्ड एज माय बिजनेस टू बाय द मोल्ड एंड डाई, तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, समझ लीजिए मैंने बोला मैं तेरे को मोल्ड दूंगा, तू मुझे कंपोनेंट बना के देना। इस केस में क्या होगा सर? इस केस में मेरा जिम्मेदारी था उसे मोल्ड देने का, मैं मोल्ड खरीदूंगा मुझे आईटीसी मिलेगा, मैं उसे फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, वो जब मुझे कंपोनेंट बना के देगा कंपोनेंट में कोई भी अमाउंट ऐड नहीं किया जाएगा, मुझे आईटीसी भी अलाउड होगा, आईटीसी अलाउड होगा, कोई रिवर्सल नहीं होगा मेरे आईटीसी का। सेकेंडली वो जब मुझे सप्लाई करेगा तो उसके वैल्यू ऑफ सप्लाई में कुछ भी ऐड नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट कैसा है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के बीच में, ध्यान रखिएगा। ओईएम ने अगर बोला मैं मोल्ड खरीदूंगा और तुझे दूंगा तो इस केस में ओईएम को क्रेडिट भी मिलेगा और कंपोनेंट के वैल्यू में कुछ भी एडिशन नहीं होगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर मोल्ड खरीदेगा, सामान बनाएगा और देगा, लेकिन वो मोल्ड नहीं खरीद पाया, आपने मोल्ड खरीद कर उसे दे दिया है, तो सर आपने यहां ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर आपने फुलफिल किया है, तो जो भी मोल्ड का खर्चा हुआ वो आपने मोल्ड उसको फ्री दे दिया। मोल्ड पे जो भी आपने जीएसटी पे किया है वो जो जीएसटी है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर मोल्ड के वैल्यू में भी मोल्ड के वैल्यू
कंपोनेंट के वैल्यू में भी मोल्ड का अमोर्टाइज्ड अमाउंट ऐड करके आपको देगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मेरा चैप्टर ऑफ आईटीसी कंप्लीट होता है। आईटीसी चैप्टर में याद रखिएगा ए ग्रेडेड चैप्टर है, सेक्शन नंबर 16 आता है, सेक्शन नंबर 17 आता है, सेक्शन नंबर 18 आता है। सेक्शन नंबर 16(1) रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में बोलता है, सेक्शन नंबर 16(2) कंडीशन के बारे में बोलता है, कंडीशन फॉर टेकिंग द आईटीसी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 16(2) नवंबर 22 एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। छोटा सा अमेंडमेंट भी है, रिविजनरी वीडियो विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 16 देख लीजिएगा। सेक्शन नंबर 16(3) डेप्रिसिएशन टेकन आईटीसी नहीं मिलेगा, उसके बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 16(4) मैक्सिमम टाइम लिमिट। सेक्शन नंबर 17 में मेरे को लगता है सेक्शन नंबर 17(1) एंड 2 जो बेसिकली सेक्शन नंबर 17(1)(2) रेड विद सेक्शन नंबर 17(6) जो बेसिकली रूल नंबर 42 एंड 43 का बात करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एंड सेक्शन नंबर 17(5) जो ब्लॉक क्रेडिट है उसका भी ध्यान रखिएगा। सेक्शन नंबर 18 में सेक्शन नंबर 18(1), 18(3), 18(2) की ओल्डर इनवॉइसेस का क्रेडिट नहीं मिलता है, उसका भी ध्यान रखिएगा। ओल्डर इनवॉइसेस का क्रेडिट सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टेंस में नहीं मिलता, वही ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। ओल्डर इनवॉइसेस ओल्डर देन 1 ईयर का स्पेशल सर्कमस्टेंस में क्रेडिट नहीं मिलता। एंड सेक्शन नंबर 18(6) भी मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। उसके अलावा 3 सर्कुलर में मैंने थे वो करा दिया आपको। यहां मेरा रिवीजन विद रेस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 16, 17 एंड 18 विद रेस्पेक्ट टू आईटीसी चैप्टर क्लोज होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन पीपल, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। चलिए बाबा, यहां मैं अपना रिवीजन विद रेस्पेक्ट टू आईटीसी चैप्टर क्लोज करता हूं। बाय गाइस।